हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 112, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7 सेंचुरी 1605 टू 1750। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड्स कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना जो भी सब्जेक्ट कोड होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है, जैसे BHIC 112, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड्स के भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, और इस तरह से आप हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज कर लोगे। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वापस अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपके लिए हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो देखने वाले हैं, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन द राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ मराठा पावर इन द डेक्कन। सो डेक्कन में जो मराठा पावर था वो कैसे बढ़ा, कैसे उसने पावरफुल अपना एक एम्पायर तैयार किया, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। द राइज ऑफ मराठा पावर इन द डेक्कन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो दक्कन में अगर हम बात करें, मराठा की जो ताकत थी, उसका जो उदय होना था, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट माना जाता है भारतीय इतिहास में। During the 17th and the 18th centuries, the Marathas emerged as a strong political force and challenged the dominance of the Mughal Empire। तो अगर हम बात करें 17वीं और 18वीं शताब्दी के, तो इस समय जो मराठा थे वो अपने बहुत ही पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स बन करके वो आए थे, ठीक है। और वो उस समय के जो सबसे ताकतवर थे मुग़ल साम्राज्य, उसको वो क्या कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे, ठीक है। तो उस समय मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी दबदबा था, लेकिन उसको चुनौती देने वाली कौन थी? यहाँ पे मराठा साम्राज्य। Their success was mainly due to strong leadership, military skills and support from local people। और उनका जो ये सक्सेस हो रहा था, जहाँ पर वो अपने जीत हासिल कर रहे थे, उसके पीछे के कुछ कारण थे, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप था, यानी कि एक मजबूत उनकी ताकतवर थी, उनकी जो नींव रख रहे थे, ठीक है, जो नेतृत्व कर रहे थे चीज़ों को, और मिलिट्री की स्किल्स, यानी जो मिलिट्री वो इस्तेमाल करते थे वो भी काफ़ी अच्छी थी, और साथ ही साथ उनको जो लोकल पीपल थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। अब यहाँ पे हम राइज देखते हैं, राइज ऑफ मराठा पावर। द फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर वाज लेड बाय शिवाजी महाराज इन द 17th सेंचुरी। तो अगर हम मराठा पावर की बात करें तो ये तैयार किया गया था, इसका जो नींव रखा गया था वो शिवाजी महाराज द्वारा रखा गया था 17वीं शताब्दी में। ही ऑर्गेनाइज द मराठास इनटू अ पावरफुल स्टेट एंड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन द डेक्कन। वो मराठास को एकत्रित करते हैं और एक पावरफुल साम्राज्य बनाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और वो डेक्कन में तैयार करते हैं इसको, ठीक है। शिवाजी कैप्चर मेनी फोर्ट्स, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स टू डिफीट लार्जर एनिमीज। तो शिवाजी कई सारे किलों को मतलब कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, एक अपनी बहुत मजबूत ताकतवर आर्मी सेना तैयार करते हैं, और ठीक है, और यहाँ पे गुरिल्ला, तो एक यहाँ पे ये वॉरफेयर का बात किया गया है, ठीक है, वॉरफेयर टैक्टिक्स, यानी कि जो युद्ध लड़ने की नीति होती है ना, उसको कहते हैं वॉरफेयर टैक्टिक्स। तो गुरिल्ला वॉरफेयर वो टैक्टिक्स अपनाते थे बड़े बड़े दुश्मनों को हराने के लिए, ठीक है। हिज कॉर्नेशन इन 1674 मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम। तो उनका जो यहाँ पे राज तिलक होता है, मतलब कि उनको जो राज गद्दी एक तरह से दी जाती है 1674 ईस्वी में, वो कहीं ना कहीं मराठा किंगडम का एक शुरुआत यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। शिवाजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके साथ साथ शिवाजी अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी बहुत ही बेहतर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, चलाते हैं। ही फॉर्म द अष्ट प्रधान काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स हु हेल्प्ड इन गवर्नेंस। वो यहाँ पे एक अष्ट प्रधान काउंसिल तैयार करते हैं, इसमें मतलब कि 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है।
जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में हेल्प करते हैं। ही प्रमोटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड जस्टिस विच इंक्रीज द सपोर्ट ऑफ द पीपल। और उसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर को, ट्रेड को और जस्टिस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो कि लोगों का जो सपोर्ट है पाने में उनको मदद करता है। ठीक है। After Shivaji's death in 1680, the Marathas faced difficulties due to Mughal attacks led by Aurangzeb. However, the Marathas continued to resist and eventually weakened Mughal control in the Deccan. 1680 ईस्वी में शिवाजी की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की डेथ होती है तो उसके बाद मराठास को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय मुगल्स, जो कि औरंगजेब के अंदर होता है, वो काफ़ी इन पे अटैक करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी मराठास जो थे वो कई हद तक रेसिस्ट करते हैं उनको, और उस समय मुग़ल का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर हो जाता है डेक्कन में। अब इसका कंसोलिडेशन देखते हैं। सो कंसोलिडेशन ऑफ मराठा पावर। द रियल कंसोलिडेशन ऑफ मराठा पावर टुक प्लेस अंडर द पेशवा, स्पेशली बालाजी विश्वनाथ एंड बाजीराव फर्स्ट। अगर हम मराठा के ताकतों की बात करें तो उसका जो सबसे ज़्यादा मतलब वो फैलता है वो पेशवास के अंदर फैलता है, खास करके बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के दौरान। दे एक्सपेंडेड मराठा इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द डेक्कन एंड इनटू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो वो मराठास के पावर को और एक्सपैंड करते हैं, फैलाते हैं, और ये डेक्कन से और दूर नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया तक फैल जाता है। द मराठास कलेक्टेड चौथ 1/4 टैक्स एंड शरदेशमुखी एडिशनल टैक्स फ्रॉम मेनी रीजन्स विच इंक्रीज दियर रेवेन्यू। मराठास अपने रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करते थे चौथ के रूप में, जहाँ पे वो 1/4 टैक्स लेते थे, जिसको चौथ कहा जाता था, और शरदेशमुखी एक एडिशनल टैक्स होता था जो कई सारे क्षेत्रों से वो कलेक्ट करते थे, जिसके वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ता था। देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प्ड देम इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर लार्ज टेरिटरीज। उनका जो मिलिट्री ताकत था, ठीक है, जो उनके पास सैनिकों की जो ताकत थी वो काफ़ी मजबूत थी, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छा था, जो कि कहीं ना कहीं उनको बड़े बड़े टेरिटरीज, ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्रों पे अच्छे से कंट्रोल करने में मदद करता था। बाई द मिड 18th century द मराठास हैज़ बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया। ठीक है, तो मध्य के 18वीं शताब्दी में अगर हम मध्य में देखें, ठीक है, 18th century के मध्य में, तो उस समय मराठास जो थे वो एक सबसे ताकतवर उस समय बन जाते हैं, ठीक है, पावर बन जाते हैं भारत के अंदर। ठीक है, अब इसका कुछ क्रिटिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। Although the Marathas achieved great success, their system has some weakness. मराठास ने बहुत सारे सक्सेस तो पाए, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ कमजोरियां रही। The Marathas confederacy consist of powerful chiefs such as Scindias, Holkars, Gaikwads and Bhosle, who often acted independently. Internal rivalries reduce unity within the empire. अब मराठास कॉन्फेडरेसी के अंदर ही देखते हैं तो बहुत सारे पावरफुल मुख्य जो थे, चीफ्स जो थे, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, ठीक है, गायकवाड़ हो गए, भोसले हो गए, जो कि खुद इंडिपेंडेंटली एक्ट करते थे, और उनके जो आंतरिक जो राइवलरीज चल रही थी, यानी कि जो अपने अंदर में ही उनके जो कुछ क्या थे, राइवलरीज थे, ठीक है, वो उनके यूनिटी को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, मोर ओवर द हैवली टैक्स सिस्टम समटाइम्स बर्डन द पीपल। उसके साथ साथ अगर हम हैवली टैक्स सिस्टम की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बर्डन, बोझ डाल रहा था। ठीक है, द डिफीट ऑफ द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वीकेंड दियर पावर सिग्निफिकेंटली। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें मराठास की हार होती है, वो उनके ताकत को कमज़ोर कर देता है। लेटर कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग मराठास लीडर्स एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश फर्दर रिड्यूस दियर स्ट्रेंथ। और उसके बाद जो मराठास के आपसी जो लीडर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, टकराव होने लगते हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य जो यहाँ पे फैलने लगता है, वो कहीं ना कहीं उनके ताकत को और ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं द राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ मराठा पावर ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मराठा पावर का जो उदय होता है और जो फैलाव होता है, वो कहीं ना कहीं भारत के इतिहास के अंदर एक बदलाव लाता है। अंडर शिवाजी एंड द पेशवाज द मराठा बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर एंड चैलेंज मुगल अथॉरिटी। तो शिवाजी और पेशवा के अंदर नेतृत्व में जो मराठास थे वो एक बहुत ही बड़ा अपना मजबूत साम्राज्य बनाते हैं, और मुगल के अथॉरिटी यानी मुगल एम्पायर को काफ़ी हद तक चुनौती देते हैं। हाउएवर इंटरनल डिविजन्स एंड मिलिट्री सेटबैक्स लिमिटेड देयर लॉन्ग टर्म सक्सेस। जबकि उनके कुछ आंतरिक विभाजन और मिलिट्री सेटबैक्स यानी कि जो सैनिकों में जो मतलब मतभेद होता है, वो कहीं ना कहीं उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस को कमज़ोर कर देता है, रोक देता है। डिस्पाइट दिस वीकनेस द मराठास रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ करेज, लीडरशिप एंड रीजनल प्राइड इन इंडियन हिस्ट्री। इतनी कमजोरियों के बावजूद मराठास जो थे वो एक मतलब चिन्ह माने जाते हैं, महत्वपूर्ण चिन्ह माने जाते हैं, करेज, ताकत के, साहस के, ठीक है, लीडरशिप के, ठीक है, जहाँ पे एक अच्छी लीडरशिप देखने को मिलती है, और
रीजनल प्राइड, गर्व की बात मानी जाती है, ठीक है। भारतीय इतिहास के अंदर अगर देखें तो मराठास का काफ़ी हद तक नाम होता है, ठीक है, कि वो अपना मतलब शान से जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ राइट ए नोट ऑन द मुगल राजपूत रिलेशनशिप। तो मुगल और राजपूत के रिलेशंस कैसे थे ये हम देखेंगे। द रिलेशनशिप्स बिटवीन द मुगल्स एंड द राजपूत्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो मुगल और राजपूत के बीच के जो रिश्ते थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स माना जाता है। द मुगल रूलर्स अंडरस्टूड दैट द सपोर्ट ऑफ द पावरफुल राजपूत किंगडम्स वाज नेसेसरी फॉर इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। तो मुगल साम्राज्य जो थे, उनके जो शासक थे वो ये जान गए थे कि अगर हमें भारत के अंदर एक बहुत ही मजबूत अपना राज्य चलाना है तो हमें राजपूत के जो भी किंगडम्स हैं उनको साथ अपना एक सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। देयरफॉर दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशंस एंड मिलिट्री अलायंस विद द राजपूत स्टेट। इसलिए वो एक पॉलिसी मतलब कि एक नीति अपनाते हैं जहाँ पे वो दोस्ती का, कोऑपरेशन का, एक दूसरे की मदद का और मिलिट्री अलायंसेस का इस्तेमाल करते हैं राजपूत स्टेट के साथ। These relations help in strengthening the Mughal Empire and maintaining peace in the large part of country। और ये जो उनके रिश्ते बनते हैं वो मदद करते हैं मुगल एम्पायर को मजबूत बनाने में और साथ ही साथ भारत के कई सारे मतलब देश के कई सारे हिस्सों में शांति बनाने में काफ़ी मदद करती है। अब यहाँ पे अकबर की क्या पॉलिसी रहती है राजपूतों के साथ वो देखते हैं। अकबर्स पॉलिसी टुवार्ड्स राजपूत। द मुगल राजपूत रिलेशनशिप्स रिच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्पेरर अकबर। तो मुगल और राजपूत के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं जब अकबर का शासन होता है। ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप टुवार्ड्स द राजपूत। वो एक मतलब टॉलरेंस और फ्रेंडशिप का जो पॉलिसी होता है वो अपनाते हैं राजपूतों के साथ। अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस इंक्लूडिंग द डॉटर ऑफ राजा बढ़मल ऑफ अम्बर, ठीक है। तो अकबर वहाँ पे राजपूत की जो एक प्रिंसेस होती हैं उनसे शादी करते हैं जो कि राजा बढ़मल जो होते हैं अंबर के, वहाँ के उनकी पुत्री होती है। ही गेव हिज पोजीशंस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी टू राजपूत रूलर्स। और वो अपने आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर राजपूत हाँ ठीक है ही गेव हिज हाई पोजीशंस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी टू राजपूत। तो राजपूत के शासकों को वो मतलब अच्छे पोजीशंस वहाँ पे देते हैं, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट राजपूत नोबल्स सच एज राजा मानसिंह, राजा तोदरमल एंड बिरबल सर्व्ड एट द मुगल कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नोबल्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम तोदरमल को जानते हैं, ठीक है, इनका नाम सुने हैं, बिरबल हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो मुगल्स के कोर्ट में सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स के रूप में, ठीक है। अकबर रिस्पेक्टेड राजपूत ट्रेडिशंस एंड डिड नॉट फोर्स देम टू चेंज दियर रिलीजन। अकबर जो थे वो काफ़ी हद तक मतलब सभी धर्मों को मतलब बराबर समझते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये राजपूत के ट्रेडिशंस को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते थे और कभी भी उनको उनके रिलीजन को चेंज करने के लिए फोर्स नहीं करते थे, ठीक है। एज ए रिजल्ट जिसके फलस्वरूप देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो राजपूत किंगडम्स होते हैं वो मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उनके खिलाफ लॉयल अलायंस मतलब काफ़ी वफादार उनके साथ रहते हैं, ठीक है। कुछ जो राजपूत रहते हैं वो यहाँ पे रेजिस्टेंस देते हैं। तो रेजिस्टेंस बाई सम राजपूत। नॉट ऑल राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड मुगल रूल। सभी जो राजपूत रूलर्स होते हैं वो मुगल्स के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल वाज महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। तो महाराणा प्रताप जैसा कि हम सब जानते हैं तो ये मुगल्स के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये स्ट्रांगली अपोज्ड अकबर्स एक्सपेंशन। ये अकबर्स के एक्सपेंशन जो होता है उसको ये अपोज करते हैं। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी ऑफ 1576 वाज फाउट बिटवीन अकबर्स फोर्स एंड महाराणा प्रताप। तो यहाँ पे अकबर फोर्स और महाराणा प्रताप के साथ एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है 1576 में। ऑल्दो मुगल्स वॉन द बैटल, महाराणा प्रताप कंटिन्यू हिज स्ट्रगल एंड रिमेन्ड अ सिंबल ऑफ राजपूत ब्रेवरी एंड इंडिपेंडेंस। तो ये चूँकि ये बैटल जो होता है वो मुगल तो जीत जाता है लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप लगातार स्ट्रगल्स अपना जारी रखते हैं और एक ठीक है राजपूत की ब्रेवरी और इंडिपेंडेंस का वो सिंबल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशंस अंदर जहांगीर एंड शाहजहां। तो जहांगीर और शाहजहां के अंदर कैसे रिश्ते होते हैं ये देखते हैं। द फ्रेंडली रिलेशंस बिकम्स द बिटवीन द मुगल्स एंड राजपूत्स कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। तो ये जो दोस्ती के जो रिश्ते होते हैं वो बने रहते हैं फिर से मुगल्स के साथ, ठीक है, राजपूत और मुगल्स के साथ जब जहांगीर और शाहजहां रूल में आते हैं। तो राजपूत हेल्ड इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। राजपूतों को मिलिट्री के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के अंदर अच्छी पोस्ट दी जाती है। दे हेल्प्ड द मुगल एम्पायर इन वेरियस मिलिट्री कैंपेन्स। और वो मदद करते हैं मुगल्स को बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स में, ठीक है। पीस एंड कोऑपरेशंस बिटवीन द टू साइड्स कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और यहाँ पे दोनों, चाहे वो मुगल हो चाहे वो राजपूत हो, दोनों के बीच में जो ये शांति समझौता होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे औरंगजेब एंड द डिक्लाइन ऑफ रिलेशंस। द मुगल राजपूत रिलेशनशिप्स वर्शन ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। तो मुगल और राजपूत का जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है औरंगजेब के समय, ठीक है। औरंगजेब फॉलोड अ मोर ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी। तो ये काफ़ी कट्टरता अपना धर्म का नीति अपनाता है, ठीक है। ही री इम्पोज द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। ये नॉन मुस्लिम जो होते हैं उन पे जिजिया टैक्स फिर से लगा देता है, जिसको अकबर ने हटाया था। द कॉन्फ्लिक्ट्स एरोज विथ राजपूत रूलर्स स्पेशली दोज ऑफ मारवाड़ एंड मेवाड़। और यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं राजपूत के रूलर के साथ, खास करके मारवाड़ और मेवाड़ के रूलर्स के साथ। सेवरल राजपूत किंगडम्स रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और कई सारे जो राजपूत के किंगडम्स होते हैं, साम्राज्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुगल्स अथॉरिटी के साथ रिवॉल्ट करना भी शुरू कर देते हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट्स वीकेंड द ट्रस्ट बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत एंड रिड्यूसेस मुगल स्ट्रेंथ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं बार बार, ये कमज़ोर कर देते हैं इनके रिश्तों के बीच में जो मुगल्स और राजपूत के बीच बने रहते थे, और मुगल्स की जो ताकत होती है उसको भी कमज़ोर कर देती हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं द मुगल राजपूत रिलेशनशिप्स प्लेड अ मेजर रोल इन द शेपिंग इंडियन हिस्ट्री। तो भारतीय इतिहास को आकार देने में मुगल और राजपूत के जो रिश्ते होते हैं वो काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। Akbar's policy of friendship and cooperations created a strong alliance that helped expand and stabilize the Mughal Empire। तो अकबर का जो नीति होता है जहाँ पर वो दोस्ती और कॉपरेशंस करके एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाता है राजपूत के साथ, वो उसके मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज करता है और उसे एक्सपेंड करने में मदद करता है। हाउएवर द deterioration of relations under औरंगजेब लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीकेंड द एम्पायर। जबकि औरंगजेब के अंदर ये सारे रिश्ते होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके एम्पायर भी कमज़ोर होने लगते हैं। दस मुगल राजपूत रिलेशंस वेयर अ मिक्सचर ऑफ कॉपरेशन, अलायंस एंड रेसिस्टेंस विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुगल्स और राजपूत के जो रिश्ते होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलता है। वो मिश्रित होता है एक तरह से, जिसमें हमको कॉपरेशन भी देखने को मिलता है, अलायंसेस भी बनाए जाते हैं और रेसिस्टेंस भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक मध्यकालीन भारत में उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मुगल और राजपूत के जो रिश्ते होते हैं आपस में कई हद तक बहुत ही मुगल्स को हेल्प करते हैं उनकी टेरिटरी को बढ़ाने में, उनके किंगडम को फैलाने में। वहीं कहीं ना कहीं हमको ये भी देखने को मिलता है कि कुछ जो राजपूत के रूलर हैं जैसे कि महाराणा प्रताप, वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं होते हैं और वो हमेशा अपोज करते हैं मुगल्स की पॉलिसी को, और बाद में औरंगजेब के टाइम आते आते ये रिलेशंस और भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन इन इंडिया। सो द वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट इन द इंडिया। तो वैष्णव भक्ति जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट है भारत के अंदर। इट इज़ सेंटर्ड ऑन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस, स्पेशली लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा। तो अगर हम बात करें वैष्णव भक्ति, तो ये जो है ये खास करके विष्णु भगवान की पूजा के ऊपर दर्शाया गया है। खास करके विष्णु भगवान जो है उनके और उनके अवतार जैसे कि हो गए राम और कृष्ण। The traditional emphasizes devotion, bhakti, love, faith and surrender to God as a path of salvation, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशन जो है वो ये बताता है कि इनका जो भक्ति है यानी डिवोशन है, लव है यानी प्यार है, फेथ विश्वास है, वो सब भगवान के प्रति समझ जो है वो समर्पित है, ठीक है। और यही क्या है, सैल्वेशन का पाथ है, यानी कि मतलब मुक्ति का एकदम राह है, ठीक है। ओवर टाइम वैष्णविज्म बिकम अ मेजर फोर्स इन शेपिंग इंडियन रिलीजन, कल्चर, लिटरेचर एंड सोसाइटी। और समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैष्णविज्म जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बन जाता है, एक ताकत बन जाता है जो आकार देता है भारत के धर्म को, कल्चर को, लिटरेचर और समाज को, ठीक है। तो सभी चीज़ों को आकार देने में ये काम करता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है, ठीक है। अब इसका हम ऑरिजिन देखते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है और शुरुआत में कैसे इसके डेवलपमेंट होते हैं। द रूट्स ऑफ वैष्णविज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड। सो अगर हम वैष्णविज्म की बात करें तो इनके जो रूट्स थे इनको वैदिक पीरियड से ही ट्रेस किया गया है। विष्णु वाज मेंशन्ड इन द वेदास एज अ सिग्निफिकेंट डीटी। अगर विष्णु भगवान की बात करें तो इनको वेद में भी इनको मेंशन किया गया है, जहाँ पे ये एक मतलब डीटी थे, ठीक है, मतलब कि देव थे, भगवान थे, ठीक है, भगवान के रूप में इनको पूजा जाता था। हाउएवर हिज इंपॉर्टेंस इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एंड एपिक पीरियड्स। इनका जो इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है लेटर वैदिक में और एपिक पीरियड्स के दौरान। द ग्रेट एपिक्स
that Ramayana and the Mahabharata popularized the worship of Ram and Krishna, who were regarded as the incarnations of Vishnu। और बाद में जो हमारे एपिक्स बने हैं बहुत सारे, जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ठीक है, इसमें जो राम भगवान और कृष्ण भगवान की जो पूजा की जाती है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड है, वो कहीं ना कहीं एक इनकारनेशन हमको दिखता है, अवतार दिखता है विष्णु भगवान का, ठीक है। द भागवत गीता पार्ट ऑफ द महाभारत प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वैष्णव भक्ति। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो जो कि एक महाभारत का पार्ट है, वो एक क्रूशियल रोल निभाता है वैष्णव भक्ति के, यानी विष्णु भगवान की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ये अहम रोल निभाता है। इट टाउट द डिवोशन ऑफ गॉड इज़ एन इफेक्टिव पाथ टू लिबरेशन एंड एम्फेसाइज कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा। ये सिखाता है कि अगर भगवान की हम भक्ति करेंगे तो उससे हम अपने जीवन में एक बेहतर, ठीक है, रास्ता हासिल कर पाएंगे, ठीक है। और ये भी बताता है कि किस तरह से हमें कृष्ण भगवान के आगे समर्पित होना चाहिए, अपने जो भी हमें सिर्फ कर्म करने चाहिए और बाकी आगे का बात जो भी है वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसका ग्रोथ कैसे हुआ मेडिवल पीरियड के दौरान, जो वैष्णव भक्ति थी। तो ग्रोथ ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, द वैष्णव भक्ति मूवमेंट गेंड स्ट्रेंथ बिटवीन द 6th एंड 12th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। तो वैष्णव भक्ति का जो हम अगर बात करते हैं कि ये कैसे फैला, तो ये ज़्यादा फैला है 6 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, और वो साउथ इंडिया में। द अलवर्शंस वेयर डिवोटेड फॉलोअर ऑफ विष्णु हु कंपोज डिवोशनल हाइम्स इन तमिल। अलवर सेंस की बात करें तो जो अलवर होते थे ये भगवान विष्णु के फॉलोअर्स होते थे, डिवोटेड फॉलोअर्स, यानी कि इनके भक्त होते थे, और ये हाइम्स बनाते थे, डिवोशनल हाइम्स, भक्ति गीत, भक्ति जो भी होते हैं इस तरह के, और वो तमिल लैंग्वेज में। दे स्प्रेड द मैसेज दैट सिंसियर डिवोशन वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिचुअल्स और कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। वो ये भी मैसेज फैलाते थे कि भगवान की श्रद्धापूर्वक भक्ति जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और भी पूजा पाठ से, ठीक है, या फिर जो भी हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उससे, ठीक है। Later, philosophers such as Ramanuja gave a philosophical foundation to Vaishnavism। बाद में जो फिलोसफर संत हुए जैसे कि रामानुजा, वो अपना एक फाउंडेशन देते हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन देते हैं वैष्णविज्म में। He propounded the doctrine of विशिष्ट द्वैता, that is qualified non-dualism, and taught the devotion to Vishnu leads to salvation। तो उसके बाद जो रामानुजा जो होते हैं वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टवादिता, ठीक है, विशिष्टवादिता ये वो देते हैं, दैट इज़ द क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। और ये कहीं ना कहीं सिखाता है कि कैसे हम विष्णु की भक्ति करके सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट वैष्णव टीचर्स इंक्लूड माधवाचार्य, निम्बड़का एंड वल्लभाचार्य, हु डेवलप्ड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वैष्णव फिलॉसफी। और बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो वैष्णव टीचर्स होते हैं जैसे कि माधवाचार्य हो गए, निम्बड़का हो गए और वल्लभाचार्य हो गए, ये और डेवलप करते हैं इस तरह के वैष्णव फिलॉसफी के स्कूल्स, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे हम विष्णु की भक्ति करके अपनी सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे पूरे भारत भर में फैलता है देखते हैं। फ्रॉम साउथ इंडिया द वैष्णव भक्ति मूवमेंट स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। तो ये दक्षिण भारत से पूरे उत्तर भारत तक फैल जाता है वैष्णव भक्ति, ठीक है। सेंट्स सच एज रामानंद, सूरदास, तुलसीदास एंड चैतन्य महाप्रभु प्रमोटेड डिवोशन टू राम एंड कृष्णा थ्रू सॉन्ग्स, पोइट्री एंड पब्लिक प्रीचिंग्स। अब यहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा होते हैं, जैसे रामानंद हो गए, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जिनको हमने बचपन में भी पढ़ा है, और फिर चैतन्य महाप्रभु हो गए। ये भक्ति बताते हैं राम की और कृष्ण की, और उनको फैलाते हैं अपने सॉन्ग्स के थ्रू, ठीक है, पोइट्री के थ्रू और पब्लिक प्रीचिंग्स के थ्रू, ठीक है। Chaitanya Mahaprabhu's teaching in Bengal emphasized love for Krishna through singing and chanting, that is Kirtan. His movement greatly influenced Eastern India and later spread worldwide। अगर हम बात करें चैतन्य महाप्रभु की, तो इनकी जो भक्ति होती है, ये जो बताते हैं, ठीक है, ये बंगाल में बहुत ज़्यादा अपने टीचिंग्स को फैलाते हैं कृष्ण के प्यार को लेकर के, और ये उनको गीत से और कीर्तन से करके बहुत ज़्यादा इसको फैलाते हैं, और उनका जो ये मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ईस्टर्न इंडिया को, और बाद में ये पूरे विश्व भर में फैलता है, ठीक है। Impact of Vaishnav Bhakti tradition। The Vaishnav Bhakti traditions had a deep impact in Indian society। अगर हम वैष्णव भक्ति की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है भारतीय समाज के ऊपर, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट इज प्रमोटेड इक्वालिटी एंड रिड्यूस कास्ट बैरियर्स। ये इक्वालिटी, समानता को प्रमोट करता है, और जो कास्ट के नाम पे जो बैरियर्स होते हैं उनको ये कम करता है। सेकंड, इनकरेज द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन रिलीजियस लिटरेचर। तो जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है,
उसके अंदर ये क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने को प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंस्पायर्ड डिवोशनल पोइट्री, म्यूजिक, डांस एंड टेम्पल्स आर्किटेक्चर। और ये भक्ति के गीत, संगीत, नृत्य या फिर जो भी कला है, इसको ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। मेड रिलीजियस एसेसिबल्स टू कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं उनके पास भी धर्म के लिए क्या हो, एक्सेस हो, वो भी उनको मतलब पूजा पाठ जो भी है धर्म को लेकर के उनके लिए भी सब कुछ सामान्य हो, ऐसा वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेथन वैल्यूज़ ऑफ लव, कंपैशन एंड डिवोशन। और जो यहाँ पे वैल्यूज़ है लव का, कंपैशन और डिवोशन का, उसको ये मजबूत करते हैं, प्यार को, ठीक है, श्रद्धा को, ठीक है, भक्ति है, ये सब को वो क्या करते हैं, यहाँ पे मजबूत बनाते हैं। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे द वैष्णव भक्ति ट्रेडिशंस इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट वर्शिप ऑफ विष्णु इनटू अ पावरफुल डिवोशनल मूवमेंट दैट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। तो यहाँ पे जो वैष्णव भक्ति है ये प्राचीन समय से ही विष्णु की पूजा को लेकर के फैला है और ये धीरे धीरे और ज़्यादा पूरे भारत भर में फैल जाता है। थ्रू द efforts of sons, philosophers and poets, it emphasizes personal devotion and spiritual equality। और यहाँ पे जो संत हैं, जो हमारे philosophers हैं और poets के दौरान इनके एफर्ट्स की वजह से ये और ज़्यादा पर्सनल डिवोशन को फैलाता है और लोगों में इक्वालिटी को भी बढ़ाता है। इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन रिलीजन, कल्चर, लिटरेचर एंड सोसाइटी रिमेन्स सिग्निफिकेंट इवन टुडे। और इसका जो प्रभाव है भारत के समाज पे, धर्म समाज पे, भारत के जो भी धर्म है, ठीक है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, लिटरेचर है, इन सब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालता है और आज भी उनको प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वैष्णव भक्ति है, मतलब विष्णु भगवान की जो पूजा है, वो पहले भी बहुत ज़्यादा क्या थी, लोगों के लिए मतलब एक रास्ता दिखाती है समानता की, ठीक है, जहाँ पे वो लोग कहीं ना कहीं विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो संत हैं, फिलोसफर्स हैं, इनकी मदद से ये और ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को सच्ची भक्ति को लेकर के, ठीक है। और ये इक्वालिटी की भी एक बात करता है और आज के टाइम में भी इसकी बहुत ज़्यादा हम मतलब चर्चा करते हैं, इसको हम उपयोग में लाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। So, the Mughal school of painting was one of the most important achievements of Indian art। तो अगर हम भारतीय कला के अंदर देखें तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट माना जाता है। इट डेवलप ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्पेयर्स फ्रॉम द 16th to 18th सेंचुरी। और इसका जो विकास है वो मुगल एम्पेयर के दौरान हुआ था, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। दिस स्टाइल वाज अ ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इंडियन एंड लेटर यूरोपियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। और ये जो स्टाइल है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, इसमें हमको थोड़ा सा पर्शियन, भारतीय और यूरोपियन तीनों का यहाँ पे मिश्रित एक स्टाइल देखने को मिलता है। मुगल पेंटिंग्स आर नोन फॉर दियर फाइन डिटेल, ब्राइट कलर्स, रियलिस्टिक फिगर्स एंड रिच डेकोरेशंस। तो मुगल्स के जो पेंटिंग्स होते हैं उसमें हमको ज़्यादातर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसके लिए वो जाना जाता है, उसमें फाइन डिटेल्स होती हैं, चीज़ों की डिटेलिंग बहुत अच्छे से की जाती है, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिगर्स को रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ डेकोरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। इसकी ओरिजिन को हम देखते हैं। सो द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बिगेन ड्यूरिंग द रीन ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं के शासन काल में ही इसकी शुरुआत होती है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम पर्शिया, हुमायूं ब्राउट पर्शियन आर्टिस्ट सच एज मीर सैयद अली एंड अब्द अल समद टू इंडिया। तो जब हुमायूं पर्शियन से रिटर्न होते हैं, आते हैं वापस, तो वो अपने साथ कुछ पर्शियन आर्टिस्ट लेकर के आते हैं, कलाकार लेकर के आते हैं, जैसे मीर सैयद अली हो गए, ठीक है, अब्द अल समद हो गए, इनको भारत लेकर आते हैं। दिस आर्टिस्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग इन बाय इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन टेक्निक्स एंड स्टाइल। और ये सारे जो कलाकार होते हैं ये नींव रखते हैं भारत के अंदर मुगल पेंटिंग की, और यहाँ पे वो पर्शियन टेक्निक्स और स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका डेवलपमेंट होता है अकबर के दौरान, अकबर के रीन में इसका और डेवलपमेंट होता है। द मुगल स्कूल फ्लरिश्ड अंडर अकबर। अब ये जो मुगल स्कूल जो होता है, यानी कि मुगल स्कूल ऑफ आर्ट जो होता है, ये और ज़्यादा फैल जाता है अकबर के अंदर। अकबर इस्टेब्लिश्ड अ रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप एंड एम्प्लॉयड मेनी इंडियन एंड पर्शियन आर्टिस्ट। तो अकबर क्या करते हैं, एक रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप इस्टेब्लिश करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे भारतीय और पर्शियन कलाकार होते हैं। ड्यूरिंग हिज रीन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स सच एज हमज़ानामा, अकबरनामा, राजनामा वेयर प्रोड्यूस्ड। और इनके शासनकाल के दौरान बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे हमज़ानामा हो गया, अकबरनामा हो गया, रज़मनामा हो गया, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर तैयार किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं अकबर के पेंटिंग्स के दौरान।
तो पहला है ब्राइट एंड विविड कलर्स, इसमें बहुत सारे चमकीले ब्राइट और विविड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिपिक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, घटनाएं घटी थी, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है। लार्ज कंपोजिशन विथ मेनी फिगर्स, तो यहाँ पे कई सारे फिगर्स बना करके बड़े बड़े उसको दिखाया जाता है। ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, तो इसमें भारतीय के साथ साथ पर्शियन स्टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों को मिला करके यहाँ पे दिखाया जाता है। गोल्डन एज आता है जहांगीर के रीन में, ठीक है। तो जहांगीर जब अपना शासन करते हैं तो इसको गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस समय ये और ज़्यादा फैल जाता है। द मुगल स्कूल रिच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजगीर, तो राजगीर के शासन काल में जो मुगल स्कूल ऑफ आर्ट है ये अपने सबसे ऊंचाई पर होता है। जहांगीर हैड अ डीप इंटरेस्ट इन द आर्ट एंड इनकरेज्ड रियलिज्म, जहांगीर जो होते हैं वो उनका बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है आर्ट कला में, और वो इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। आर्टिस्ट्स पेंटेड पोर्ट्रेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स एंड नेचुरल सीन्स विथ ग्रेट एक्यूरेसी, यहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो पेंट करते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, फ्लावर्स और नेचुरल जो सीन्स होते हैं, प्राकृतिक सीन्स होते हैं, उनके बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, मतलब बिल्कुल प्योर जो दिखता है वैसा एकदम 100%, ठीक है। फेमस पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड्स इंक्लूडेड उस्ताद मंसूर, नोन फॉर एनिमल एंड बर्ड पेंटिंग्स, एंड अबू अल हसन, तो उस समय के जो फेमस पेंटर्स होते हैं जैसे कि उस्ताद मंसूर हो गए, अबुल हसन हो गए, ये अपने पेंटिंग्स में बर्ड्स को, एनिमल्स को काफ़ी अच्छे से दिखाते हैं। यूरोपियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस सच एज शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव ऑल्सो बिकम विजिबल, अब जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं वो अपने शेडिंग्स को, पर्सपेक्टिव्स को भी और ज़्यादा अच्छे से इसमें विजिबल दिखाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज़ द शाहजहाँ पीरियड, उसके बाद जब शाहजहाँ का दौर आता है तो उस समय क्या होता है देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहाँ पेंटिंग्स बिकम मोर रिफाइंड एंड डेकोरेटिव्स, तो शाहजहाँ के दौरान, शाहजहाँ के पीरियड टाइम में पेंटिंग्स जो होते हैं वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं और डेकोरेटिव हो जाते हैं। आर्टिस्ट फोकस्ड ऑन रॉयल कोर्ट सीन्स, सेरेमनीज, गार्डन्स एंड पोर्ट्रेट, अब यहाँ पे आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, उनका ध्यान होता है जो कोर्ट के अंदर के जो सीन्स होते हैं उसको बनाते हैं, जो सेरेमनीज़ होती रहती है उनको तैयार करते हैं, ठीक है, गार्डन्स बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। द पेंटिंग्स रिफ्लेक्टेड द लग्जरी एंड ग्रेड्यूर ऑफ मुगल कोर्ट, तो जो मुगल कोर्ट के जो मेन सुंदरता होती है उसको पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाते हैं वो अपने पेंटिंग्स में। औरंगजेब के टाइम में इसका डिक्लाइन हो जाता है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पेंटिंग डिक्लाइंड बिकॉज ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन आर्ट, औरंगजेब के समय क्या हो जाता है, जो पेंटिंग जो इतना फैला था, इतना मुगल्स के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने पीक पे पहुंचा था, वो यहाँ पे डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब होते हैं उनका कोई भी इंटरेस्ट ज़्यादा दिखता नहीं है कला के अंदर। एज अ रिजल्ट मेनी आर्टिस्ट लेफ्ट द मुगल कोर्ट एंड मूव टू रीजनल किंगडम्स, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मुगल कोर्ट में रहने वाले बहुत सारे कलाकार जो होते हैं वो मुगल कोर्ट को छोड़ देते हैं और अपने जो भी उनके रीजनल किंगडम्स होते हैं वहाँ वो लौट जाते हैं। दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसके वजह से यहाँ पे हमको राजपूत और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की ग्रोथ देखने को मिलती है। मुगल की पेंटिंग की क्या फीचर्स होती है ये समझते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट है यही कि इसमें पर्शियन और इंडियन दोनों के स्टाइल का ब्लेंड होता है। सेकेंड, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स एंड नेचुरल सीन्स, इसमें पोर्ट्रेट्स को रियलिस्टिक तौर पे दिखाया जाता है और इसमें नेचुरल सीन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ द फाइन ब्रश वर्क एंड डिटेल डिज़ाइन, यहाँ पे डिटेल डिज़ाइन देखने को मिलता है और ब्रश वर्क का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूज ऑफ ब्राइट कलर्स एंड गोल्ड, यहाँ पे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ द हिस्टोरिकल लिटरेरी एंड कोर्टरी थीम्स, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो इतिहास में हुए गए घटनाएँ होती हैं, कोर्ट में होने वाले सीन्स होते हैं, इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। सो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इवॉल्व फ्रॉम पर्शियन इन्फ्लुएंस इनटू अ यूनिक इंडियन आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम मुगल्स की अगर हम पेंटिंग की बात करें तो इसमें हमको दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, पर्शियन और इंडियन, दोनों का यहाँ पे ये ब्लेंड होता है इसमें, तो ये दोनों का कॉम्बाइंड होता है, ठीक है। इट रीच इट्स हाईएस्ट लेवल अंडर अकबर एंड जहांगीर, ये अपनी सबसे ऊंचाई पे पहुंचता है, ठीक है, अकबर और जहांगीर के टाइम में। बिकेम मोर एलिगेंट अंडर शाहजहाँ, और शाहजहाँ के टाइम में तो और भी अच्छा बेहतर ये हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको बहुत हद तक कोर्ट्स के भी सीन्स देखने को मिलते हैं, सेरेमनीज देखने को मिलते हैं, इन सारे को पेंटिंग्स में वो दिखाया जाता है। और ये डिक्लाइन हो जाता है औरंगजेब के शासनकाल में। डिस्पाइट इट्स डिक्लाइन इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन पेंटिंग्स ट्रेडिशंस एंड रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, चूँकि इसका डिक्लाइन होने के बावजूद इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा भारत के पेंटिंग्स के
अंदर देखने को मिलता है और ये बहुत ही अहम पार्ट हो जाता है इंडियन कल्चर हेरिटेज के अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर कला को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन और पर्शियन ब्लेंड हमको देखने को एक साथ मिलता है, जहाँ पे कई सारे हमारे ऐसे कलाकार होते हैं जो कि मुग़ल के कोर्ट में होते हैं और उन्होंने अपना सहयोग देना है इस सब चीज़ों को बनाने में, ठीक है। जहाँ पे वो कोर्ट्स के सीन दिखाते हैं, नेचुरल सीन्स दिखाते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ों को वो यहाँ पे अपने आर्ट के अंदर प्रभावित करते हैं। सो इस तरह से हमने आज का अपना सेशन कंप्लीट किया, दैट इज़ BHIC 112। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जा करके shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।